नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 12 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान के पाठ्य 5 प्रश्न रसायन का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम कोलाइडी विलयन के स्कंदन के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार से हम कोलाइडी विलयनों का स्कंदन कर सकते हैं, जैसे कि सतत अपोहन द्वारा, उबालकर, दो विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयनों को मिलाकर, वैद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा को मिलाकर। और हम कैसे किसी नियम के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि वैद्युत अपघट्य की कितनी मात्रा किसी कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए आवश्यक होती है, जिसे हम हार्डी-सुलजे का नियम भी कहते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कोलाइडी विलयन के रक्षण के लिए कि कैसे एक द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइडो विलयनों का रक्षण करता है, जिसके लिए गोल्ड नंबर क्या होती है, ये सब हम बात करेंगे। इसके पश्चात जेल क्या होते हैं, कोलाइडी विलयनों के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि मिसेल, संगुणित कोलाइड जिसे हम कह सकते हैं, बहुआण्विक कोलाइड बात कर सकते हैं। इन सब के बारे में बात करते हुए अंत में हम कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। स्कंदन या अवक्षेपण, जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव विरोधी सोल का स्थायित्व प्रक्षिप्त कणों के ऊपर उपस्थित धनावेश या ऋणावेश के कारण होता है। चूंकि समान आवेश होने के कारण इनके मध्य प्रतिकर्षण बल उपस्थित होता है, जो इन्हें अवक्षेपित नहीं होने देता। परंतु यदि किसी प्रकार से आवेश हटा दिया जाए तो ये कण एक दूसरे के पास आ जाएंगे और भारी होकर नीचे बैठ जाएंगे, जिसे हम स्कंदन या अवक्षेपण कह सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति में ये कण ऊर्णित हो जाते हैं। स्कंदन या अवक्षेपण, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुल 5 तरीकों से हम कर सकते हैं। वैद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाकर, वैद्युत कण संचरण द्वारा, दो विपरीत आवेश के सोलों को मिलाकर, उबालकर या सतत अपोहन द्वारा। हम इन 5 विधियों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम वैद्युत अपघट्य को मिलाकर कैसे हम किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर सकते हैं। चूंकि कोई भी कोलाइडी विलयन जिसमें धनावेश या ऋणावेश उपस्थित होगा, जब हम उसके अंदर वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो विपरीत आवेश के कारण वे कोलाइडी कण उदासीन हो जाते हैं तथा जुड़ने लगते हैं। इस प्रकार कोलाइडी कणों का आकार बढ़ जाता है और अधिक द्रव्यमान के कारण ये नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात इनका स्कंदन हो जाता है। हार्डी-सुलज का नियम, यह नियम किसी भी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता को बताता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोलाइडी विलयन पे कोई ना कोई आवेश होता है, तो विपरीत आवेशित वाला जो आयन विद्युत अपघट्य के पास में है, वह उस कोलाइडी विलयन का किस प्रकार से कितनी मात्रा में स्कंदन कर सकता है, यह हार्डी-सुलजे नियम के द्वारा बताया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्कंदन आयन की जितनी अधिक संयोजकता होगी, उसकी ही उतनी ही अधिक स्कंदन शक्ति भी होगी। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड जो AS2S3 सोल है, उसके अवक्षेपण के लिए 3 प्रकार के आयन यहाँ पर हैं, जैसे एल्यूमिनियम +3, बेरियम +2 और सोडियम आयन। तो इन के अंदर एल्यूमिनियम की चूंकि संयोजकता सर्वाधिक है, अतः हार्डी-सुलजे नियम के अनुसार इनकी स्कंदन क्षमता का क्रम सर्वाधिक एल्यूमिनियम का होगा, उसके बाद बेरियम का और उसके पश्चात सोडियम आयन का होगा। इसी प्रकार फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, जो कि एक धनात्मक सोल है, के अवक्षेपण के लिए ऋणात्मक आयन की स्कंदन क्षमता का क्रम निम्न होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि FeCN6 होल थ्राइस की संयोजकता सर्वाधिक है, अतः इसका स्कंदन क्षमता सल्फेट आयन की तुलना में अधिक होगी, जबकि क्लोराइड आयन की तुलना में सल्फेट आयन की स्कंदन क्षमता अधिक होगी। किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल में न्यूनतम मात्रा जो किसी 1 लीटर सोल को अवक्षेपित करने के लिए आवश्यक हो, वह ऊर्णन मान कहलाती है। आप समझे इसका मतलब क्या है कि हमें उस विद्युत अपघट्य जो स्कंदन कर रहा है किसी कोलाइडी विलयन का, उसकी मात्रा हमें मिलीमोल में लेनी है और इतनी मात्रा लेनी है कि वो 1 लीटर सोल जो कोलाइडी विलयन है उसको अवक्षेपित कर दे। वहां से हम उसका ऊर्णन मान निकालते हैं। आयन का ऊर्णन मान जितना कम होगा, अर्थात उसकी मिलीमोल में मात्रा उतनी ही कम चाहिए होगी। न्यूनतम मात्रा का मतलब ऊर्णन मान का कम होना, वह उच्च स्कंदन क्षमता का परिचायक है। वैद्युत संचरण में हम किसी भी सोल जो कि आवेशित होगा
वह विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेगा। यदि उस पर धनावेश है तो वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेगा, और यदि वह ऋणावेशित है तो वह धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेगा और वहां पर जाकर उदासीन हो जाएगा, क्योंकि जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो उदासीन होगा। इस कारण वहां पर जाकर उसका स्कंदन हो जाएगा। इस प्रकार हम वैद्युत संचरण द्वारा भी स्कंदन कर सकते हैं। इसी प्रकार विपरीत आवेश के सोल को मिलाने पर, यह बिल्कुल साधारण सा तरीका है किसी भी कोलाइडी विलयन के स्कंदन का। इसके अंदर हम दो विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयनों को मिलाते हैं, जिससे वो निरावेशित हो जाते हैं और उनका स्कंदन किया जा सकता है। उबालकर भी हम किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर सकते हैं, क्योंकि उबालने से जल के अणु एवं परिक्षिप्त प्रावस्था, या मैं कह दूं सोल के कणों के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कणों पर उपस्थित आवेश समाप्त हो जाता है एवं परिणाम स्वरूप सोल का स्कंदन हो जाता है। सतत अपोहन द्वारा भी हम किसी विद्युत अपघट्य का स्कंदन कर सकते हैं। द्रव स्नेही सोल का स्कंदन। चूंकि हम जानते हैं कि द्रव स्नेही सोल बड़े ही स्थायी होते हैं, इनका स्थायित्व परिक्षिप्त प्रावस्था के कण एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण होने के कारण होता है। इसलिए इनका स्कंदन विद्युत अपघट्य मिलाकर या उपयुक्त विलायक मिलाकर किया जा सकता है। परंतु यहां पर यह देखने योग्य है कि द्रव विरोधी सोल की तुलना में द्रव स्नेही सोल के स्कंदन के लिए अधिक विद्युत अपघट्य की मात्रा मिलानी होती है। जब विलायक जैसे अल्कोहल और एसीटोन को द्रव स्नेही या मैं कह दूं जल स्नेही सोल में मिलाया जाता है तो प्रक्षिप्त प्रावस्था का निर्जलीकरण हो जाता है। कहने का मतलब अल्कोहल और एसीटोन जल के साथ मिल जाते हैं और प्रक्षिप्त प्रावस्था को छोड़ देते हैं। इस स्थिति में हमें यह देखने को मिलता है कि विद्युत अपघट्य की कम मात्रा से भी द्रव स्नेही सोल का स्कंदन किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे द्रव विरोधी सोल के रक्षण की। चूंकि हम जानते हैं कि द्रव विरोधी सोल में प्रक्षिप्त प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम के मध्य कोई स्नेह नहीं होता, इसलिए इनको आधुनिक विधियों से बनाया जाता है। तो हम इसका रक्षण कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इनका स्कंदन होने से इन्हें बचा सकते हैं? इसके लिए यहां पर यह देखा जाता है कि यदि द्रव विरोधी सोल में द्रव स्नेही सोल मिला दिया जाए तो इसका स्थायीकरण हो जाएगा। कहने का मतलब इसका रक्षण हो जाएगा। द्रव स्नेही सोल जो कि द्रव विरोधी सोलों को अवक्षेपण से रोकता है, रक्षण कोलाइडी कहलाता है। इसमें होता क्या है कि द्रव स्नेही सोल द्रव विरोधी सोल के जो कण हैं उसके ऊपर एक सतह का निर्माण करता है, जिससे ये कण या आयन स्कंदन में भाग नहीं लेते, जैसे कि जिलेटिन, बबूल का गोंद, एल्बुमिन, आलू का स्टार्च इत्यादि कुछ रक्षक कोलाइड के उदाहरण हैं, जो किसी द्रव विरोधी कोलाइड के कणों के ऊपर एक परत का निर्माण करते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों की रक्षण क्षमता गोल्ड संख्या द्वारा आंकी जाती है। कहने का मतलब यह है कि द्रव विरोधी कोलाइडों को स्कंदन से बचाने के लिए जो द्रव स्नेही कोलाइड विलयन काम में लिए जाते हैं उनकी रक्षण क्षमता गोल्ड संख्या कहलाती है। इसकी कल्पना जिग्मोंडी नामक एक वैज्ञानिक ने की थी कि रक्षी कोलाइड का मतलब द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड के कोलाइड को 1 ml 10% NaCl विलयन मिलाने पर अवक्षेपण होने से रोकती है। अर्थात रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, ध्यान से देखिए, 10 ml कोलाइड विलयन, कौन सा कोलाइड विलयन? द्रव विरोधी कोलाइड विलयन के अंदर यदि 1 ml 10% सोडियम क्लोराइड विलयन मिलाया जाए तो वह अवक्षेपित हो सकता है, परंतु यदि इसको रोकना है तो हमें रक्षी कोलाइड मिलाना पड़ेगा। तो मिलीग्राम में रक्षी कोलाइड की वह मात्रा गोल्ड संख्या कहलाती है। गोल्ड सोल या स्वर्ण सोल का अवक्षेपण का रंग लाल से नीला होने पर इंगित होता है, क्योंकि कणों का आकार बढ़ जाता है। तो रक्षण क्षमता को हम गोल्ड नंबर से प्रदर्शित करते हैं। जितनी अधिक गोल्ड नंबर होगी उतना ही कम उसकी रक्षण क्षमता होगी। कुछ द्रव स्नेही कोलाइड विलयनों की स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर निम्न प्रकार है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जिलेटिन की गोल्ड नंबर स्वर्ण संख्या 0.005
से 0.01 तक है, जबकि आलू का स्टार्च की स्वर्ण संख्या 25 है। तो कहने का मतलब जिलेटिन अन्य द्रव स्नेही कोलाइड की तुलना में अच्छा, या मैं कह दूं उच्च रक्षण क्षमता वाला एक द्रव स्नेही कोलाइड है। इसी प्रकार कांगोरुबिन संख्या होती है, यह भी रक्षी कोलाइडों की रक्षण क्षमता नापने के लिए दी जाती है। कांगोरुबिन संख्या रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 100 ml 0.01% कांगोरुबिन रंजक में KCl के 0.16 ग्राम तुल्यांक मिलाने पर रंग परिवर्तन को रोक सके, अर्थात यह भी एक रक्षी कोलाइड की परिभाषा ही है। तो अब तक हमने देखा कि किस प्रकार कोलाइडी विलयनों का स्कंदन कर सकते हैं, कितने प्रकार से हम कोलाइडी विलयनों का स्कंदन कर सकते हैं, कैसे द्रव स्नेही कोलाइड विलयनों का स्कंदन द्रव विरोधी कोलाइड विलयनों की तुलना में मुश्किल से होता है। इसके पश्चात हमने देखा कि द्रव विरोधी कोलाइड जिनको बनाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आधुनिक विधियां उन्हें बनाने के लिए काम में ली जाती हैं। तो उनका कैसे हम रक्षण कर सकते हैं, इसके लिए हमने यह भी पढ़ा कि द्रव स्नेही कोलाइड एक रक्षी कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं द्रव विरोधी कोलाइडों के रक्षण के लिए, या मैं कह दूं उनको स्कंदन से रोकने के लिए। इसके लिए हमने हार्डी-सुलजे का नियम देखा, कांगोरुबिन संख्या देखी। अब हम आगे बात करेंगे पायस विलयनों की, जिसे हम इमल्शन विलयन भी कहते हैं। इसके अलावा प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ जेल क्या होते हैं, कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग हमें देखने हैं। इसी प्रकार हम संगुणित कोलाइड, जिसे मिसेल निर्माण भी कहेंगे, एवं बहुआण्विक कोलाइडों के बारे में भी चर्चा करेंगे। पायस या इमल्शन ये द्रव द्रव कोलाइडी तंत्र है। यह दो प्रकार के होते हैं, तेल का जल में परिक्षेपण या जल का तेल में परिक्षेपण। जल परिक्षेपण माध्यम है, उदाहरण के लिए दूध या वैनिशिंग क्रीम। हम बात कर रहे हैं तेल का जल में परिक्षेपण की। इसमें जल एक परिक्षेपण माध्यम है, जबकि जल का तेल में परिक्षेपण में तेल एक परिक्षेपण माध्यम होता है। तेल का जल में परिक्षेपण हम दूध या वैनिशिंग क्रीम के रूप में देख सकते हैं, जबकि जल का तेल में परिक्षेपण हम मक्खन या कोल्ड क्रीम के रूप में देख सकते हैं। इमल्सन कभी स्थिर नहीं होते, क्योंकि ये कुछ देर रखने पर दो परतों में बंट जाते हैं। इसके स्थायीकरण के लिए एक तीसरा घटक, जिसे हम पायसी कारक भी कहते हैं, मिलाना पड़ता है, जिससे इन पायस विलयनों को स्थायित्व प्रदान होता है। पायसी कारक प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण एवं माध्यम के बीच एक अंतरपृष्ठीय झिल्ली बना देते हैं। जैसे OW प्रकार के पायस के लिए मुख्य पायसी कारक प्रोटीन, गम, साबुन इत्यादि होते हैं, जबकि W/O प्रकार के पायस के लिए मुख्य पायसी कारक वसीय अम्लों के भारी धातु लवण, लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल इत्यादि होते हैं। ये सभी पायसी कारक पायस को स्थायित्व प्रदान करते हैं। संगुणित कोलाइड, जिसे हम मिसेल के नाम से भी जानते हैं, जब किसी पदार्थ के काफी सारे अणु इकट्ठा होकर एक कोलाइडी आकार के अणु बनाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी पदार्थ जिसका एक अणु का आकार कोलाइडी कण के आकार से कम होता है, तो उसके कई सारे अणु इकट्ठा होकर यदि कोलाइडी आकार के अणु बनाते हैं तो उसे संगुणित कोलाइड कहते हैं। जैसे कि साबुन और अपमार्जक के अणु कोलाइडी कणों से छोटे होते हैं। हम आगे देखेंगे इनके कैसे इनकी संरचना होती है, परंतु जब ये साबुन और अपमार्जक के अणु मिलकर इकट्ठा होकर एक कोलाइडी आकार के अणु का निर्माण करते हैं तो इन अणुओं को मिसेल कहते हैं। चूंकि कई सारे अणु मिलकर के संगुणित होकर के मिसेल बनाते हैं, इसलिए इन्हें संगुणित कोलाइड भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये सोडियम स्टीरेट का एक अणु है, जिसमें एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, काफी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, और साथ में एक आयनिक सिरा भी उपस्थित है। चूंकि इस अणु का आकार कोलाइडी कणों के आकार से छोटा है, इसलिए यह कोलाइडी विलयन नहीं बना सकता, परंतु कई सारे सोडियम स्टीरेट के अणु मिलकर एक बड़े आकार के अणु का निर्माण करते हैं, जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। इसलिए वो एक कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं, जिसे मिसेल अथवा संगुणित कोलाइड भी कहते हैं। यहां पर आप नीचे देख सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसको जिगजैग
संरचना द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसको जल विरागी पुच्छ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह अध्रुवीय सिरा है। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन वाला जो सिरा है, जो आयनिक होता है, इसको सर्किल से प्रदर्शित किया गया है, जिसे हम जल रागी शीर्ष भी कहते हैं। आगे हम देख सकते हैं कि यदि साबुन या अपमार्जक को किसी जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो चूंकि इनका जल रागी जो सिरा होता है वह तो जल में घुल जाता है या आकर्षित होता है, परंतु जो स्टीरेट आयन है वह अध्रुवीय होने के कारण जलीय माध्यम से प्रतिकर्षित होता है। इसलिए ऐसे काफी सारे अणु मिलकर संगुणित हो जाते हैं एवं मिसेल का निर्माण करते हैं। इस मिसेल में जितने भी जल विरागी सिरा है, जो स्टीरेट वाला जो सिरा है, वो सब अंदर की तरफ संगुणित हो जाते हैं, जबकि जल रागी सिरा जो कार्बोक्सिलेट आयन का है यह बाहर की तरफ रहता है और यह जलीय माध्यम में आकर्षित रहता है। इस प्रकार ये अपने आप को जल माध्यम में घोल देते हैं। साबुन और अपमार्जक प्रबल विद्युत अपघटन हैं और इस प्रकार से आयनित होकर के और काफी सारे ऋणायन जो जल विरागी जो सिरा है ये इकट्ठा होकर के मिसेल बनाते हैं। मिसेल निर्माण में लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ जो कि पानी में अविलय है, केंद्र की ओर केंद्रित रहती है, जैसा कि अभी हमने संरचना के द्वारा देखा, जबकि जो ध्रुवीय सिरा है वो पानी के संपर्क में रहता है। इस प्रकार मिसेल पर आवेश इस तंत्र को स्थायित्व प्रदान करता है। जेल जेल एक जेली की तरह है जिसमें एक ठोस माध्यम परिक्षिप्त माध्यम होता है, जबकि द्रव जो है वो प्रक्षेपण प्रावस्था होती है। उदाहरण के लिए जब जिलेटिन को गर्म सोल को ठंडा करते हैं तो यह अर्ध ठोस अवस्था में आ जाता है, जो कि एक जेल है। जेल बनने की इस प्रक्रिया को जेलीकरण भी कहते हैं। जेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ जेल एवं अप्रत्यास्थ जेल। प्रत्यास्थ जेल वे जेल होते हैं जिनमें बल आरोपित करने पर इनका आकार बदल सकता है एवं बल हटाने पर ये पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, जैसे कि जिलेटिन, स्टार्च, साबुन इत्यादि। अप्रत्यास्थ जेल ये वे जेल होते हैं जो कि दृढ़ होते हैं, जैसे कि सिलिका जेल। सिलिका जेल उचित सांद्रता के सोडियम सिलिकेट विलयन में सांद्र HCl अम्ल को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप सिलिसिलिक अम्ल जो हमें सोडियम सिलिकेट एवं सांद्र HCl की अभिक्रिया से प्राप्त होगा, वह अम्ल बहुलीकृत होकर सिलिका जेल का निर्माण करता है। चूंकि इसमें सहसंयोजक बंधों का एक जालक उपस्थित होता है जो कि इसे दृढ़ एवं मजबूत संरचना बनाता है। आकार के आधार पर हम कोलाइडी विलयनों को निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि बहुआण्विक। इसके अंदर हम सल्फर सोल को समझा सकते हैं, जैसे कि एक अकेला सल्फर का जो परमाणु है उसका आकार कोलाइडी कणों के आकार की तुलना में छोटा होता है, इसलिए 8 सल्फर के परमाणु मिलकर के सल्फर सोल का निर्माण करते हैं। क्योंकि 8 सल्फर के परमाणु जब मिलेंगे तो वो कोलाइडी कणों के आकार में आ जाएंगे और बहुआण्विक कोलाइडों का निर्माण करेंगे। वृहद आणविक जैसे कि बहुलक संरचना जिनकी होती है, जैसे मैं कहूँ स्टार्च जो कि ग्लूकोज का एक बहुलक है, सेलुलोज, रबर, प्रोटीन जो कि अमीनो अम्ल का बहुलक है, ये सब बड़े आकार के अणु होते हैं जिनका आकार कोलाइडी कणों के आकार की रेंज में होता है। इसी प्रकार संगुणित कोलाइडी विलयन जैसे कि साबुन और अपमार्जक, जिसको हम पूर्व में ही अध्ययन कर चुके हैं, जो कि मिसेल का निर्माण करते हैं। कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग। कोलाइडी विलयन हमारे सामान्य जीवन में एवं उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जैसे कि भोजन में हम कई प्रकार के कोलाइडी विलयनों का उपयोग करते हैं, दवाइयों में, पेंट में, धूम्र का वैद्युत अवक्षेपण, धूम्र जहाँ पे मैं कह दूं गाड़ियों का जो धुआं है जो उसको भी हम वैद्युत अवक्षेपित कर सकते हैं। सीवेज वाटर का शुद्धिकरण करना हो, नदियों के डेल्टा निर्माण की विधि हो, रक्त का शुद्धिकरण हो, अधिशोषण सूचक हो, इन सब में कोलाइडी विलयनों का उपयोग किया जाता है। चमड़े को कठोर करने में जिसे हम टैनिंग प्रक्रिया भी कहते हैं, उसमें भी कोलाइडी विलयनों का अनुप्रयोग होता है। तो इस प्रकार पिछले भागों में हमने देखा, जैसे कि भाग 1 में हमने अधिशोषण के बारे में चर्चा करी। अधिशोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, जैसे कि भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, समतापी वक्र जैसे कि फ्रेंडलिच समतापी वक्र,
लैंगम्यूर समतापी वक्र देखा। भाग द्वितीय में हमने उत्प्रेरण के बारे में विस्तार से चर्चा करी कि उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण कैसे उद्योगों में और रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है, इस सब के बारे में हमने भाग 2 में चर्चा करी। भाग 3 एवं भाग 4 में हमने कोलाइडी विलयनों के बारे में विस्तार से चर्चा करी कि कोलाइडी विलयन कैसे निलंबन एवं वास्तविक विलयनों से भिन्न होते हैं, कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइडो विलयनों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, कैसे इनमें भिन्नता होती है, इनका स्कंदन किस प्रकार किया जा सकता है, कैसे द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइडों की रक्षा करता है, कैसे उनको स्कंदन होने से बचाता है, हार्डी-सुलजे का नियम क्या है, गोल्ड नंबर क्या है, कांगो-रूबिन संख्या क्या है, जेल के बारे में हमने चर्चा करी। इसके अलावा हमने बहुपरमाणविक कोलाइडी विलयन, वृहद आणविक कोलाइडी विलयन एवं संगुणित कोलाइडी विलयन के बारे में बात करी कि कैसे हम जो एक परमाणु या एक अणु अथवा एक साबुन या अपमार्जक का अणु कोलाइडी विलयन नहीं बना सकता, परंतु ये संगुणित होकर के या बहुलक बना करके कोलाइडी विलयनों का निर्माण कर सकते हैं एवं दैनिक जीवन या सामान्य जीवन में इनके क्या अनुप्रयोग है, इसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा करी। अब हम मिलेंगे किसी अगले अध्याय में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।